आप सभी को नमस्ते। मैं डॉक्टर मोनिका गर्ग राजकीय कला महाविद्यालय कोटा से इतिहास विषय से हूँ। आज हम पुनः जागरण काल में साहित्य, कला व विज्ञान का विकास को पढ़ेंगे। पहले वाले वीडियो में हमने पुनः जागरण से ही संबंधित इसके अर्थ और उसकी विशेषताओं को पढ़ा था, और आज हम साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में पुनः जागरणकालीन विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। पुनः जागरण युग में पुराने से सामंजस्य कर नवीन के निर्माण की शुरुआत हुई, जिसने न केवल साहित्य, कला एवं विज्ञान अपितु मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया है। सबसे पहले हम साहित्य के क्षेत्र में पुनः जागरण की या पुनः जागरणकालीन विशेषताओं के ऊपर चर्चा करेंगे। पहली है देशज भाषाओं का विकास। इस काल में जिस साहित्य की रचना हुई उसका विशिष्ट महत्व है। इससे पूर्व साहित्य का सृजन केवल लैटिन और यूनानी भाषाओं में होता था, और क्योंकि जो देशी भाषाएं थी वह असभ्य मानी जाती थी, किंतु इस काल में इसका अध्ययन अध्यापन किया जाने लगा। विभिन्न देशों के लोग अपनी अपनी मातृभाषाओं में साहित्य का सृजन करने लगे, जिससे क्या हुआ, इटालियन, फ्रेंच, स्पेनिश, पुर्तगाली, जर्मन, अंग्रेजी, डच, स्वीडिश आदि बोलचाल की भाषाएं विकसित हुई। बोलचाल की भाषा में साहित्य की रचना पुनः जागरण की विशेषता है। बाइबिल का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद भी इसी युग में किया गया था। अब इससे क्या फ़र्क पड़ा भाई देशज भाषाओं से? इससे ये फ़र्क पड़ा कि जो यूनानी या लैटिन भाषा को नहीं समझ पाते थे, हम मोटे तौर पे ऐसे कह सकते हैं, मान लीजिए हम गांव में जा रहे हैं और इंग्लिश या संस्कृत किसी को समझ में नहीं आएगी, लेकिन जो वहाँ की प्रॉपर भाषा है, चाहे वो हाड़ौती हो या अन्य कोई भाषा, उनको अगर हम उस भाषा में उनसे बात करते हैं तो वो भाषा उनको तुरंत समझ में आ जाती है। तो इसी तरह से ये देशज भाषाएं हैं, और इस भाषाओं के विकास की वजह से पुनः जागरण में काफ़ी सहायता भी मिली थी। साहित्य में मानववादी तत्वों का भी प्रवेश हो गया था। इसकी दूसरे विषय वस्तु जो थी, मुख्य विशेषता विषय वस्तु की थी। मध्यकालीन साहित्य का जो मुख्य विशेष था वो था धर्म। अधिकांश जो पुस्तकें होती थी वह धार्मिक विषयों पर ही आधारित होती थी, और उन रचनाओं पर धर्म की गहरी छाप होती थी। परंतु अब क्या हुआ, मानवतावादी युग आ गया, तो इस युग में साहित्य में धार्मिक विषयों के स्थान पर मनुष्य के जीवन और उसके कार्यकलापों को महत्व दिया गया। इस युग के साहित्यकारों के विचार मध्ययुगीन धर्म संबंधी वाद विवादों और मान्यताओं से मुक्त थे। अब जो साहित्य हुआ वो कैसा था? आलोचना प्रधान, मानववादी और व्यक्तिवादी। इसी तरह से शैली में परिवर्तन और गद्य साहित्य का विकास हुआ। शैली की दृष्टि से भी पुनः जागरणकालीन यूरोपीय भाषाओं में लिखे जाने वाले साहित्य में परिवर्तन परिलक्षित होता है। शैली का परिवर्तन सबसे पहले कविता में दिखाया गया। दरबारी कवियों के अनुकरण को छोड़कर नए पदबंधों और विषयों को अपनाया गया। नाटक में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। अब उसमें व्यंग का प्रयोग बढ़ा। गद्य लेखन में भी महत्वपूर्ण विकास हुआ। पहले गद्य का प्रयोग केवल विद्वतापूर्ण विवेचना के लिए होता था। कविताओं में कहानियों तक कविताओं के रूप में लिखी जाने लगी थी। अब कथा साहित्य का माध्यम गद्य हो गया था। इटालियन बोकासियो की डेकैमेरोन इस क्षेत्र की ऐसी रचना है जिसने समस्त यूरोप के पुनः जागरणकालीन गद्य लेखन को प्रभावित किया। ठीक है, अब इसके बाद हम इतावली साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। इतावली साहित्य में हुए जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से यूरोप के अन्य देशों के विद्वानों को नई दिशा दी। और इनमें कौन कौन से मुख्य थे? दांते, पेट्रोक, बोकासियो, ये मुख्य थे। दांते की जो विख्यात कृति थी वो थी डिवाइन कॉमेडी। इसमें एक काल्पनिक जगत की यात्रा का वर्णन किया गया है। दांते इस काल्पनिक यात्रा में नरक, पाप मोचन स्थल और स्वर्ग की यात्रा करता है। सर्वप्रथम नरक में यातनाओं और पीड़ा का दृश्य दिखाई देता है।
उसके बाद पाप मोचन स्थल में संयम और कठोर जीवन से आत्मशुद्धि होती है और तदुपरांत क्या होता है, स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार यह यात्रा दुख से प्रारंभ होकर आत्मिक सुख को समाप्त होती है। इसीलिए दांते ने इसे कॉमेडी कहा है। इस रचना के द्वारा मनुष्य को नैतिक एवं संयमी जीवन यापन करने की प्रेरणा दी गई है। इस रचना के माध्यम से उसने लोगों को मानव प्रेम, देश प्रेम और प्रकृति प्रेम की शिक्षा दी है। यद्यपि इसकी विषय वस्तु मध्यकालीन और आध्यात्मिक है, लेकिन साहित्यिक श्रेष्ठता के कारण आध्यात्मिक विषय का भी एक सरल चित्रण दांते ने संभव कर दिखाया है। इसी तरह से पेट्रोक, इसको पुनः जागरण का जन्मदाता भी कहा जाता है। अब ये पेट्रोक जो था, इसे मतलब मानववाद का पिता भी कहा जाता है। और इसके अंदर उसने अपनी कविताओं में प्रकृति का और मनुष्य की जो हर्ष और विषाद का मार्मिक वर्णन किया है। लोक रुचि का उसने अपनी रचनाओं में सर्वाधिक ध्यान दिया है, तो इसीलिए उसे क्या कहा गया है, मानववाद का पिता। इसी तरह से उसका एक शिष्य था बुकासियो। कहानीकार के रूप में उसकी जो सर्वश्रेष्ठ कृति थी उसका नाम था डेकेमेरोन। इसमें कुल 100 कहानियों का संग्रह है। इस हास्यप्रद प्रधान रचना में कहानी कहने की एक नई शैली का विकास किया गया है। इसमें लेखक ने तत्कालीन इतावली संपन्न और सम्राट समाज में परिव्याप्त नैतिक भ्रष्टाचार की कहानियां प्रस्तुत की है। अब फ्रांसीसी साहित्य के देखते हैं अपन। फ्रांसीसी साहित्य रेबिलेस ने धार्मिक कट्टरता और पुराणपंथिता के विरोध में आवाज उठाई। उसने अधिकार संपन्न लोगों, धार्मिक कट्टरता और अंधविश्वास पर कटु व्यंग किए। अपनी गद्य एवं पद्य रचनाओं में उसने हास्य व व्यंग मिश्रित शैली का अनुसरण किया। फ्रेंच में लिखी उसकी पुस्तक वैचारिक एवं साहित्यिक धरातल पर एक ताजी हवा की तरह सिद्ध हुई, जिसमें सांस लेकर फ्रांस की स्फूर्ति मिली। इसीलिए उसकी पुस्तक को नया संदेश कहा जाने लगा। रेबिलास के साहित्य का मूल मंत्र प्यास, बौद्धिक और नैतिक प्यास, अनुभव की प्यास, यथार्थ की प्यास, और यही प्यास पुनर्जागरण का आधार बन गई। फ्रांसीसी लेखकों में मॉन्टेन का नाम अग्रणीय है। इसकी कृतियों से निबंध लेखन का आरंभ होता है। उसने अधिकांश निबंध सरल और सुबोध फ्रेंच भाषा में लिखे हैं। इन निबंधों के विषय मैत्री, शासन तंत्र, शिक्षा और युद्ध से संबंधित है। उसके लेखन ने फ्रांसीसी भाषा और साहित्य को भावी संघर्ष के लिए या भावी उत्कर्ष के लिए तैयार किया। तो यह निबंधकार के साथ साथ क्या था, मानववादी भी था। अंग्रेजी साहित्य की बात करें तो पुनर्जागरण से इंग्लैंड का साहित्य भी प्रभावित हुआ। कवि जाफर चौसर को अंग्रेजी काव्य का पिता कहा गया। अंग्रेजी साहित्य की अविरल धारा का प्रभाव महाकवि, राजनीतिज्ञ और विद्वान चौसर से ही प्रारंभ होता है। इस महान लेखक की विद्वता और उसका ज्ञान साधारण जनता और राजदरबार दोनों के संबंध में असाधारण था। उसकी सर्वश्रेष्ठ कृति कैंटरबरी टेल्स है। इस रचना पर बुकासियो की डेकेमेरोन का प्रभाव दिखाया जाता है। इस रचना में कैंटरबरी की यात्रा पर निकले लोगों के गुणों और दोषों का वर्णन है। उसने लंबी कविता के रूप में सोनेट को जन्म दिया। अब सर टॉमस मूर, इसके बाद है सर टॉमस मूर। उसकी पुस्तक का नाम है यूटोपिया। इसमें उसने क्या लिखा है, इंग्लैंड की जनजीवन में व्याप्त सामाजिक बुराइयों और आर्थिक दोषों का वर्णन किया है। इसी तरह से फ्रांसीसी बैंकन सर्वोत्तम निबंधकार था। उसने तर्क, अनुभव और प्रमाण पर जोर दिया। बैंकन बहुत ही सूक्ष्म विषयों पर अपने विचार प्रकट किए। उसके लेखों की शैली काव्यात्मक है। उसने मानवता कूट कूट कर भरी हुई है। यह कहा जाता है कि ज्ञान के संचय में कई व्यक्ति उसकी समानता कर सकते थे, परंतु अरस्तु के समय से अब तक किसी भी व्यक्ति ने मानव जाति के मस्तिष्क पर इतना प्रभाव नहीं डाला और अज्ञान और अनुशासनहीनता के विरुद्ध इतना बड़ा प्रचार नहीं किया।
अब शेक्सपियर की हम बात करेंगे। विलियम शेक्सपियर, मानव प्रकृति की अनुपम सृष्टा विलियम शेक्सपियर, यह अपने युग का एक महान कवि और नाटककार था। उसका साहित्य, भाषा शैली और प्रस्तुति के लिए असाधारण रूप से वह विख्यात था और उसने मनुष्य के व्यक्तित्व को उठाने के लिए वही कार्य किया जो इतावली चित्रकार माइकल एंजेलो ने किया। उसने अपनी रचनाओं में मानवीय स्वभाव के सभी पहलुओं का सशक्त एवं सजीव वर्णन किया। शेक्सपियर की खूबी यह है कि उसके मानव में सभी गुण मौजूद हैं, सभी गुण और दोष मौजूद है। उसने दुखांत और सुखांत दोनों ही प्रकार के नाटक लिखे। उसके नाटकों में मर्चेंट ऑफ वेनिस, रोमियो जूलियट, हैमलेट, मैकबेथ आदि प्रमुख है। तो शेक्सपियर के साहित्य में अंग्रेजी भाषा का चरमोत्कर्ष पर पहुंची। इसी तरह से अन्य भाषाओं में भी लिखे गए थे साहित्य। इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, स्पेन आदि देशों पर पुनर्जागरण का प्रभाव पड़ा और इन देशों की भाषाओं में महत्वपूर्ण कृतियों का सृजन हुआ। इरेस्मस, हॉलैंड इरेस्मस अपने युग का एक प्रमुख मानववादी और साहित्यकार था और अध्ययन की इच्छा से वो फ्रांस, इंग्लैंड और इटली भी आया और इन्हीं सभी जगहों पर उसने अध्ययन किया और सीधी सादी नैतिक सच्चाई के उपदेश को ग्रहण किया, किंतु वह शुद्ध तथा ईश्वरीय धर्म का समर्थक था। धार्मिक कर्मकांड और शब्दाडंबर पर अधिक बल यूरोपीय मध्यम वर्ग को अब आकर्षित नहीं कर सकता था। उसकी शैली एवं विद्वता ने उसे यूरोप का महान विद्वान बना दिया। उसने अनेक ग्रंथों की रचना की, किंतु इन द फ्रेज ऑफ फॉली, मूर्खत्व की प्रशंसा उसका प्रसिद्ध है। इसमें धार्मिक जीवन की खोखलेपन, जनसाधारण की अंधविश्वास, धन लोलुप शासकों, धर्मशास्त्रियों के अज्ञान, शिक्षा पद्धति की अपूर्णता तथा युद्ध की क्रूरता पर उसने गंभीरता से व्यंग किया। तो ये थी साहित्य के क्षेत्र में पुनर्जागरण। अब कला के क्षेत्र में हम चर्चा करेंगे पुनर्जागरण की। तो चित्रकला में सबसे अधिक विकास चित्रकला के क्षेत्र में हुआ। 15वीं शताब्दी तक चित्रकला केवल धार्मिक विषयों तक सिमटी हुई थी और जो रंगों का और विषयों का चयन होता था वो भी बहुत सीमित था। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि चित्रों में उदासी और एक रसता मिलती थी। उनके विषय भी ईसा और मरियम ही होते थे, किंतु अब आदमी को भी वे चित्रित करने लग गए थे और अब चटक रंग वर्जित नहीं रहे थे। चित्रकला की जो शैली थी वो हृदयग्राही, चित्ताकर्षक, बुद्धिमानी और अत्यंत लावण्यमय बनकर चरमोत्कर्ष की तरफ बढ़ रही थी। सबसे पहले हम नाम लेंगे इसमें इटली के जो चित्रकार थे, जियोटो ने परंपरागत बाइजेंटाइन शैली से हटकर मानव एवं प्रकृति पर अनेक चित्र बनाए। इसको जियोटो को चित्रकला का जन्मदाता कहा जाता है। ये आपके क्वेश्चन है, चित्रकला का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो चित्रकला का जन्मदाता कहा जाता है जियोटो को, जो कि इटली का था। इसके बाद हम देखेंगे नई शैली के जो चित्रकार थे उनमें फ्रांजेलेको और मेसेर्चियो। फूलों के शहर फ्लोरेंस के प्रतिभा संपन्न चित्रकार फ्रांजेलिको एक सन्यासी था। फ्रांजेलिको का मतलब देवदूत जैसा भाई का हाथ जो था बहुत अधिक बहुत अच्छा चित्रकार था ये। और ये क्या करता था, सेंट मार्क्स मॉन्स्ट्री के 40 कक्षों की दीवारों पर इसने बाइबिल के चित्र बनाए। उसके चित्रों का जो सबसे अधिक प्रसिद्ध था वो था मैडोना का चित्र, जिसमें मेरी शिशु को गोद में लेकर बैठी हुई है। उसकी अमर कृति है। इसमें 12 स्वर्गदूत चारों तरफ से अंकित किए हुए गए हैं। इसी तरह से मेशिशो काफ़ी गरीब व्यक्ति था और कम उम्र में इसकी मृत्यु हो गई थी, किंतु जब तक भी ये जीवित रहा तब तक उसे कोई ज़्यादा पसंद नहीं करता था और उसकी बनाई हुई तस्वीरों को भी कोई अच्छा नहीं कहता था। परंतु उसकी मृत्यु के बाद लोग धन्य कहकर उसकी बात करने लगे। कलाकारों और द्वारा मेशिशो के चित्रों को ढूंढकर बड़ी बारीकी से देखने और नकल करने का सबसे बड़ा कारण यह था कि उसने एक ऐसी रीति से चित्र बनाए
जिस रीति से उसके पहले किसी ने भी चित्र नहीं बनाए। मनुष्य के चित्रों में सबसे पहले आगे पीछे की बात अच्छी तरह से सामने आई, अर्थात क्या, उसके चित्रों में सारी चीजें सामने की ओर एक साथ सपाट ढंग से चित्रित नहीं हैं। वे चित्र के आगे पीछे या निकट दूर होने का बोध कराती है। इटली के 3 और कलाकारों ने चित्रकला के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया, जिनमें लियोनार्दो विंची, माइकल एंजेलो, द राफेल प्रमुख हैं। सबसे पहले हम लियोनार्दो विंची की बात करेंगे तो ये अपनी प्रतिभा का धनी था। वैज्ञानिक, गणितज्ञ, संगीतकार के साथ साथ चित्रकार भी था। और इसके जो चित्र थे, कौन सा फेमस था इसका चित्र? मोनालिसा का। मोनालिसा का जो चित्र था वो अपने आप में एक बहुत उसकी विशेषताएं थी, सादगी और भावाव्यक्ति, प्रकाश और छाया रंगों का उपयुक्त चयन और शरीर के प्रत्येक अंगों का स्वाभाविक और सुंदर प्रदर्शन। इसके चित्रों को देखने से जाहिर होता है कि एक चित्रकार किसी व्यक्ति की बाहरी स्वरूपकार को उतने ही यथावत ढंग से समेट लेता है जैसा कि कैमरा। उसके चित्रों में लास्ट सपर और मोनालिसा अनुपम थे। लास्ट सपर में ईसा को अपने अनुयायियों के साथ आखिरी भोजन के समय बैठा दिखाया गया। ईसा के चेहरे पर शांति के भाव थे, परंतु उसके शिष्य हतप्रभ थे और एक शिष्य के चेहरे पर अपराध भी छलक रहा था। माइकल एंजेलो की गिनती भी अद्वितीय चित्रकारों में की जाती है। उसके बनाए लगभग 145 चित्रों में सौंदर्य भावना, कौशल और प्रतिभा का प्रमाण मिलता है। लास्ट जजमेंट उसका चित्रों में है, लास्ट जजमेंट माइकल एंजेलो के। और उसके जो सर्वाधिक उसके अनेक जो आकृतियों वाले इस विशाल चित्र में जीवन के अनेक रूप विद्यमान हैं। इसी तरह से राफेल के नाम भी है। इस पर एंजेलो और लियोनार्दो विंची दोनों का प्रभाव पड़ा, इसीलिए उसके चित्रों में दोनों ही चित्रशैलियों का समन्वय दिखाई देता है और उसके चित्र सजीवता और सुंदरता के कारण आज भी विश्व में प्रसिद्ध है। उसने वात्सल्य और मातृत्व का मनोहर चित्रण किया। उसकी सर्वश्रेष्ठ रचना जीसस क्राइस्ट की माँ मैडोना का चित्र है। उसके द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र और समकालीन लोगों के चित्र अद्वितीय हैं। इटली के अन्य चित्रकारों में वेसेलो, तिशियन सर्वोपरि था। वेनिस के इस चित्रकार ने पोप, पादरी, सामंत और सम्रांत परिवार की महिलाओं के अनेक पोर्ट्रेट बनाए। दस्ताने पहने हुए आदमी का चित्र उसके चित्रों का प्रमुख है। कौन सा? किसका? वेसेलो, तिशियन, दस्ताने पहने हुए आदमी का चित्र। अब स्थापत्य के ऊपर हम चर्चा करेंगे। इस काल में स्थापत्य के क्षेत्र में भी प्रगति हुई थी। मध्ययुग में तो गोथिक शैली की प्रधानता थी। मध्यकाल में इसी शैली के आधार पर भवनों का निर्माण भी हुआ था, किंतु पुनर्जागरण काल में एक नई शैली का जन्म हुआ। इसमें यूनानी शैली, अरबी शैलियों का और रोमन शैलियों का समन्वय था। सजावट पर भी विशेष महत्व दिया गया। गोल मेहराबों का उपयोग किया जाने लगा और इस नवीन शैली की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इटली से। इस शताब्दी का सबसे जो प्रसिद्ध साहित्यिक स्थापत्यकार था वो था माइकल एंजेलो। उसने तथा राफेल ने मिलकर रोम में सेंट पीटर के गिरजाघर का निर्माण किया था। इसके बाद मूर्तिकला काल में देखेंगे, मूर्तिकला का विकास में लोरेंजो गिब्रेतो, दोनोतेल्लो और माइकल एंजेलो जैसे मूर्तिकार हुए। इन्होंने केवल ईसा या मरियम के ही नहीं वरन समकालीन प्रमुख व्यक्तियों की मूर्तियां भी बनाई। इस युग का मूर्तिकार जितना शौर्य को मूर्ति देने में, रूप देने में सक्षम था, उतना ही करुणा को। गिबेर्ती एक मूर्तिकार था महान। उसने फ्लोरेंस के गिरजाघर के लिए सुंदर दरवाजों का निर्माण करवाया। इसी तरह संगीत के क्षेत्र में भी प्रायोन्नति हुई। पहले क्या था कि गिरजाघरों में संगीत वर्जित था, परंतु बाद में ऐसा नहीं हुआ। स्वयं लूथर ने धार्मिक और अन्य कुछ गीतों का संकलन भी किया है।
विज्ञान के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व प्रगति हुई। और इस वैज्ञानिक विकास के प्रमुख क्या कारण थे? तो प्रोटेस्टेंट धर्म ने मनुष्यों को धार्मिक नियंत्रण से मुक्त कर दिया। दूसरा, मानववाद का विकास हुआ। तीसरा, दार्शनिक विचार प्रणाली में परिवर्तन हुए और भविष्य के बारे में सोचने लगे। नवीन देशों की खोज से नवीन वस्तुओं के संपर्क में आए। और पुनर्जागरण काल में लोग प्राचीन विद्वानों के कथन में अंधविश्वास रखकर उसके आचरण करने की पुराने ढंग से संतुष्ट भी नहीं हुए। तो इस तरह से विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या विकास हुए उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे पोलैंड का जो वैज्ञानिक था कोपरनिकस, उसने क्या कहा? उसने एक तो जो खगोल शास्त्री था टालमी, उसने ये प्रतिपादित किया था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। किंतु कोपरनिकस ने इस सिद्धांत को असत्य सिद्ध किया। उसने बताया कि पृथ्वी एक उपग्रह है तथा सूर्य के चारों ओर घूमती है। और इसका समर्थन प्राचीन सिद्धांत में आस्था रखते थे। और धार्मिक जो विद्वान थे उन्होंने भी इसका घोर विरोध किया। उन्होंने इसके नए सिद्धांत को स्वीकार ही नहीं किया क्योंकि यह बाइबल के व्यक्तित्व के अनुकूल नहीं था। वैज्ञानिक जायडिनो ब्रूनो ने कोपरनिकस के सिद्धांत का अनुमोदन किया। इसी तरह से गैलीलियो, ये इटली का प्रसिद्ध वैज्ञानिक था, गैलीलियो ने भी कोपरनिकस के सिद्धांत को स्वीकार किया और एक टेलीस्कोप, जिसे दूरबीन हम कहते हैं, उसने बनाई और सूर्य, तारों, ग्रहों को देखा। अब इसी युग में इंग्लैंड में एक महान वैज्ञानिक हुआ जिसका नाम था आइजैक न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का इसने प्रतिपादन किया था और जिसने खगोल विज्ञान को काफ़ी प्रभावित किया। और इसने सिद्ध किया कि प्रत्येक वस्तु पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण ऊपर से पृथ्वी की ओर खिंचती है। नीदरलैंड से वेसेलियस ने औषधि तथा शल्य प्रणाली का भी गहन अध्ययन किया और मानव शरीर की बनावट नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखी। पुनर्जागरण ने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रगति खाद्यान्न, धातु विज्ञान और रसायन शास्त्र में हुई। तो ये तो सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी आज की इस वीडियो में, तो ये पुनर्जागरण काल के वैज्ञानिकों ने शंका, प्रेक्षण और प्रयोग करके इस नई नई विधियों का आविष्कार किया। वैज्ञानिक मनोवृत्ति ने दीर्घकाल से स्वीकृत विचारों और प्रथाओं की आलोचना की। मनुष्य को कला, व्यवसाय, शिक्षा और जीवन के प्रत्येक अनेक क्षेत्रों में नए विचारों के संबंध में परीक्षण करने के लिए अग्रसर किया। इस युग के आविष्कारों ने नवयुग की आधारशिला रखी तथा मनुष्य के जीवन को बेहतर एवं उन्नत बनाने की दिशा में पहल की। तो यह था आज का वीडियो जिसमें हमने स्थापत्य, मूर्तिकला, संगीत, विज्ञान आदि सभी क्षेत्रों में, चाहे वो कला के क्षेत्र में हो, चित्रकला वगैरह के रूप में, सभी क्षेत्रों के बारे में हमने इस वीडियो में चर्चा की। उम्मीद है मुझे आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनर्जागरण इटली में ही क्यों हुआ और इसका क्या परिणाम निकले, क्या महत्व निकले, उस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।